कर दीजिए। वही आ रहा है। लाइव मेरा चल रहा है। रिकॉर्डिंग भी कर रहा है ना? चलो ठीक है। हाय एवरीवन। आइए, स्वागत है आप सबों का श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए, एवरीडे की तरह आज भी हम लोग QIP 1177 के इस एनालिसिस में भाग लेते हैं। तो चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं सेशन के सबसे पहले सवाल से। और सबसे पहला सवाल जो सेशन का रहा वो ये है आपके स्क्रीन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। तो यहां पर देखो आपको दिया गया है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, टू बी लाइट ईयर्स अवे। और इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसके हम अप्रोप्रिएट मीनिंग के बारे में बात करें तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा। तो देखो क्या कहता है, टू बी लाइट ईयर्स अवे का मतलब होता है इफ यू आर लाइट ईयर्स अवे। इसका मतलब होता है कि ये रखो, टू बी डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू रीच। इसका मतलब कोई भी चीज इंसानी पहुंच से बहुत दूर है, जहां पर किसी भी इंसान के पहुंचने के चांसेस या आसार कह लो कि बड़ा मुश्किल है। तो मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सूरज और चांद के नीचे की जगह को अगर हम देखें तो वहां पर किसी भी इंसान के पहुंचने की चांसेस क्या है, बहुत कम है। अगर ये संभव है भी तो क्या है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है इसमें। तो इसी को कहोगे टू बी लाइट ईयर्स अवे का मतलब होता है टू बी टू डिस्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। कोई भी चीज ह्यूमन बींग्स के लिए इतना ज्यादा दूर होना कि वहां तक पहुंच मुश्किल हो। तो इसलिए अगर इसके हम आंसर पे आए तो आवर आंसर विल बी ए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स का आप चुनाव करें। अगर हम अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स का चुनाव करें तो दिया गया शब्द है आपको पॉन्डर। अगर हम पॉन्डर के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज पर विचार करना। ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आप शब्द उठाते हो पोंडर ओवर, पोंडर ओवर का भी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पर विचार करना। तो अगर इसके हम सिनोनिमसली अगर हम देखेंगे तो देखो यहां पर आ जाते हैं आपके ऑप्शंस डी। और ये ऑप्शन क्या है, मेडिटेट। अगर आप मेडिटेट करते हो तो आप क्या करते हो, किसी विषय पर सोचते हो, विचार करते हो। तो अगर हम सिनोनिमसली अगर आंसर का चुनाव करें तो हमारा आंसर होगा डी। लेकिन बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखना चाहें तो एक शब्द है आपका टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि टर्मिनेट योर सर्विसेज। अगर मैं कहता हूं इफ आई फेल टू फुलफिल माई कमिटमेंट माई सर्विस विल बी टर्मिनेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किए गए वादे को अगर मैं पूरा नहीं कर पाता हूं तो मेरी सेवाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त कर दी जाएंगी। तो यहां पर क्या कहोगे, माई सर्विसेज विल बी टर्मिनेटेड। तो टर्मिनेट क्या हो सकता है कि सेवाएं बंद की जा सकती है, सर्विसेज आपकी जा सकती है। दूसरी बात देखो आपका क्या है, दूसरा बात है आपका एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से आंदोलन करना। जब आप आंदोलन करते हो इसी से बना है आपका एजिटेशन। और एजिटेशन आपका नाउन का फॉर्मेट है जिसका मतलब होता है आंदोलन। और अगर हम बी वाले ऑप्शन को देखें, सेलिब्रेट करते हो किसी चीज को, तो इसका मतलब क्या करते हो, उत्सव मनाते हो। चलो, इस तरह से हम लोग अपने आंसर पे आ चुके हैं। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से same type of question is on the screen before us, and the question is we have to find out the appropriate synonymous word. And if we talk about bang, bang का मतलब क्या होता है कि hit somebody वेरी हार्ड। अगर हम कहते हैं किसी भी फर्श पर, किसी भी सतह पर अगर जोर से अगर आप प्रहार करते हो तो वहां पर क्या होता है, एक लाउड नॉइस निकल करके आती है। ठीक है। इसी लाउड नॉइस के लिए जो हम लोग यूज करते हैं शब्द, ये क्या होता है, बैंग। और अगर हम कहें कि इसके लिए सिनोनिमस वर्ड को यूज करें तो क्या हो जाएगा आपका बीट। बीट का मतलब क्या हुआ, बीट अ सरफेस वेरी हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ, बैंग करना। एक लाउड नॉइस के अर्थ में इसको यूज किया जाता है। लाउड नॉइस बीइंग मेड बाय हिटिंग द सरफेस हार्ड। अगर मान लो किसी भी सरफेस को अगर जो कि जोर से प्रहार करते हो, उससे जो एक लाउड नॉइज जो निकलता है, उसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैंग भी उसी के लिए यूज करोगे और बीट भी उसी के सिनोनिमसली आप यूज करोगे। अब अगर हम बाकी शब्दों को देखें तो अगर आप कहते हो राइडिंग, अगर आप करते हो क्या कि हॉर्स राइडिंग भी करते हो और बाइक राइडिंग भी करते हो। कहते हैं दोपहिए वाहन को जब आप चलाते हो तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, राइडिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर वही चार
पहिया वाले वाहन अगर होते हैं तो उसी को क्या कहते हो आप, ड्राइविंग यूज करते हो उसके लिए। अब इसके बाद देखो दोस्त, रैंग है, तो रैंग किसका सेकंड फॉर्म है, रिंग का सेकंड फॉर्म है रैंग, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, रंग, जो किसी भी घंटी का बजना है। और इसके बाद देखो क्या कि सैंग है, सैंग का मतलब क्या होता है, सिंग का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंग सैंग संग। तो अब आप क्या देखोगे, हमें क्या करना था, बस इसके जो कि क्या करना था कि इसके सिनोनिमसली हमें शब्द का यूज करना था, और वो सिनोनिमस वर्ड क्या है, योर आंसर इज बी। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है इस सेशन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है दिए गए सेंटेंस को। और गिवन सेंटेंस क्या है आपके पास, द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया। तो मतलब दीवार पर जो स्पाइडर था उसने क्या किया कि जिया को डरा दिया, फ्रिटेंड किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो कि सेंटेंस जो लिखा गया है किस टेंस को यूज करके लिखा गया है, तो स्पाइडर ऑन द वॉल ये वाक्य का सब्जेक्ट है, फ्राइटेंड वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस जो बनेगा पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे आप, वाज एवर बेसिक स्ट्रक्चर का प्रयोग करोगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। या इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हो, अगर सेंटेंस में मुझे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखे या कि डिड नॉट प्लस V1 दिखे और इसका अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना हो तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को अप्लाई करो, ये पैसिव में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो आते हैं, तो क्या करोगे कि जिया वाज फ्राइटेंड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि वाज वर प्लस V3 में कौन से सेंटेंस बने हुए हैं। तो यहां पर देखिए जिया हैज बीन फ्राइटेंड, इसका मतलब क्या हुआ, ये डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। जिया हैड बीन फ्राइटेंड, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऑप्शन आपका क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। जिया वाज फ्राइटेंड बाय द स्पाइडर ऑन द वॉल, मतलब क्या हुआ, दीवार पर जो स्पाइडर था उससे जो कि वो क्या हुई, भयभीत हुई। द स्पाइडर ऑन द वॉल वाज फ्राइटेंड, यहां पर क्या हुआ, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस क्या कहता है, द स्पाइडर ऑन द वॉल वाज फ्राइटेंड, इसका मतलब क्या हुआ, दीवार पर जो स्पाइडर था वही डर गया, किससे, जिया से। जिया ने क्या किया, उस स्पाइडर को क्या किया, डरा दिया। तो सोच करके देखो, अगर हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस के सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं या कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम कन्वर्जन करते हैं, ये दोनों ही चैप्टर आपके ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का मीनिंग है, पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस के मीनिंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप सेंटेंस को ले जाते हो, तो उस केस में भी आपको ध्यान इस बात का रखना पड़ता है कि ओरिजिनल जो सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस, परिणत होने के बाद उसके मीनिंग में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि पहला ऑप्शन क्या किया कि गिवन सेंटेंस के मीनिंग में ही चेंजेस लाया, देयरफॉर यू एलिमिनेटेड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन एंड यू केम टू द कंक्लूजन दैट योर आंसर इज बी। तब जाकर के आप किस कंक्लूजन पर आ गए कि आपका आंसर क्या है, तो बी है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में देखूं तो इसमें आपसे कहा जा रहा है इनकरेक्टली वर्ड का आप चुनाव करें। तो अगर हम इनकरेक्टली वर्ड का चुनाव करें तो सबसे पहले देखो प्रायोरिटी, जिसका मतलब प्राथमिकता होता है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एविडेंस की भी स्पेलिंग करेक्ट है। इसके बाद देखो डिटेक्टिव, जिसका मतलब जासूस समझते हो। और वैक्सीन, वैक्सीन में क्या होता है, सी सिंगल नहीं बल्कि डबल होते हैं, तो इसलिए वैक्सीन का स्पेलिंग अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, VACCINE, वैक्सीन। तो इसलिए क्या कहोगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगर कोई है तो वो क्या होना चाहिए, आपके ऑप्शन डी होना चाहिए, और वो क्या है, वैक्सीन है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 81 को, तो क्वेश्चन नंबर 81 फिर से ये क्या है, आपका पैराजंबल्स के क्वेश्चन है। पैराजंबल्स के क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और आपको कहता है कि प्रॉपर सीक्वेंस में रखो कि पहले किस सेंटेंस को रखा जाना चाहिए और इसके बाद फिर किस सेंटेंस को रखा जाना चाहिए। जब आप इन चारों ही सेंटेंसेस को गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस की शुरुआत कहां से होनी चाहिए। सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए सी से। आप कहोगे सी से क्यों होनी चाहिए, चलो प्रॉपर सीक्वेंस में इसे हम रख करके देखते हैं। तब आप क्या कहते हो, अ डॉग एंड अ कॉक having struck up an acquaintances and went out on their travels together। तो यहां पर देखो सेंटेंस कहता है एक कुत्ते में और एक जो कि मुर्गे में क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, और दोनों मिलकर क्या डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग किस पर चलते हैं, एक यात्रा पर चलते हैं। तो यहां पर आपको क्या बताया गया कि एक कुत्ते के बीच, एक डॉग के बीच और एक कॉक के बीच दोस्ती हो जाती है, ठीक है, दोनों मित्र बन जाते हैं और दोनों मिलकर के किसी यात्रा पे जाते हैं। चलो सेंटेंस की भूमिका आपने यहां से बांधी। इसके बाद क्या करोगे कि नाइट फॉल
फाउंड देम इन अ फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों यात्रा पर निकले तो जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। अब इसके बाद को रात हो चुकी थी तो फिर वो क्या करेगा, सो द कॉक फ्लाइंग अप ऑन अ ट्री पर्स्ड अमंग द ब्रांचेस व्हाइल द डॉग डोज्ड बिलो एट द फुट। मतलब क्या हुआ, जब वे लोग जंगल में पहुंचे और वहां रात हो चुकी थी, जब रात हो चुकी थी आगे रास्ता नहीं दिख रहा होगा दोनों को, तो दोनों ने क्या निश्चय किया कि क्यों ना रात्रि विश्राम किया जाए। तो मुर्गा ने क्या किया कि वो फटाफट जो है कि क्या किया कि वो पेड़ पे चढ़ सकता था, वृक्ष की डाली पर जाकर के वो क्या किया कि जाकर के वो सो गया। लेकिन कुत्ता पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, वो क्या किया, वृक्ष के नीचे ही बैठ करके जो कि वो जो कि उसे नींद आ गई। चलो, तो इसके बाद देखो क्या हुआ सीक्वेंस अगर हम देखें तो दोनों मित्र बने, दोनों ने यात्रा करना शुरू किया, और जब दोनों जंगल पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी होती है और दोनों विश्राम करने की सोचते हैं। तो विश्राम करने के क्रम में मुर्गा क्या हुआ कि वृक्ष की डाल पर जाकर के सो गया, लेकिन कुत्ता जो कि वृक्ष के नीचे ही जो कि वो सो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर क्या करोगे। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है आपका बी से, एज द नाइट पास्ड अवे, जैसे ही रात बीता, एंड द डे डाउन्ड, और जो कि दिन की शुरुआत हुई, द कॉक अकॉर्डिंग टू हिज कस्टम, अपने रीति रिवाज के मुताबिक जैसे जैसे सुबह हुई वैसे ही मुर्गे ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू हिज कस्टम सेट अप अ श्रिल क्रॉइंग। इसके बाद क्या किया, मुर्गे ने जो कि बांग देना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सुबह हुई, सुबह की पहली किरण के साथ, जैसे कि ये पारंपरिक रीति रिवाज है मुर्गों का, सुबह की पहली किरण के साथ ही वो आवाज लगाना शुरू करते हैं, बांग देना शुरू करते हैं। तो वो क्या किया कि जो कि उस अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि जो कि आवाज लगाना शुरू किया, और जब आवाज लगाया तो फिर देखो इसके बाद कंसीक्वेंस क्या निकल करके आता है। अ फॉक्स हियरिंग द कॉक, एक लोमड़ी जो कि कहते हैं हियरिंग द कॉक एंड थिंकिंग टू मेक अ मील ऑफ हिम, और इसके बाद वो सोचा कि क्यों ना जो कि मुर्गे की जो आवाज आ रही है क्यों ना इसे जो कि दावत बनाया जाए। केम एंड स्टूड अंडर द ट्री, वो आया और जो कि क्या कहते हैं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तो इस तरह से अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा कि सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम किससे शुरू करेंगे, अ डॉग एंड अ कॉक, सबसे पहले सी से हम शुरू करेंगे, इसके बाद क्या करोगे डी को रखोगे, और डी के बाद फिर क्या करोगे, ठीक है, एज द नाइट पास्ट, इसके बाद बी को रखोगे, इसके बाद ए, सी डी बी ए, और अगर हम आते हैं आंसर पे तो हमारा आंसर क्या है, सी डी बी ए, देयरफॉर आवर आंसर इज ए। चलो दोस्तों मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, और हमारे सेशन का अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलो देखते हैं ब्लैंक्स को फिल करके देखते हैं। ब्लैंक्स कहता है कि कैन यू, खाली जगह बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ ग्रीन, मतलब क्या कहता है ग्रीन के दो सेट्स हैं और दोनों ही हरे रंग हैं, और आपको कहता है ये दोनों ही सेट्स के बीच अगर आपको विभेद पैदा करना हो, अंतर स्पष्ट करना हो, तो क्या आप दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हो। तो अंतर स्पष्ट करना है तो क्या करोगे, कैन यू, डिटेक्ट का मतलब तो क्या होता है, पता लगाना। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि कैंसर के ट्यूमर्स डिटेक्ट हुए हैं, इसका मतलब क्या, वो जांच से पता चला है कि द पर्सन इज हैविंग सच काइंड ऑफ ट्यूमर्स। अगर मैं कहता हूं डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी का ध्यान किसी तरफ बटाना। अब अगर मैं कहता हूं डाइवर्ट करोगे, तो डाइवर्ट क्या करोगे, दिशा में क्या करोगे, परिवर्तन लाओगे। और इसके बाद देखो क्या कि डिस्टिंग्यूश, डिस्टिंग्यूश का मतलब क्या हो जाता है, अंतर दिखाना। और दो चीजों में अगर आपको अंतर दिखाना हो तो डिस्टिंग्यूश के साथ क्या याद रखना कि डिस्टिंग्यूश के साथ हम किस प्रीपोजिशन को यूज में लेते हैं, डिस्टिंग्यूश के साथ हम प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करेंगे तो क्या करोगे आप, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ ग्रीन, क्या ये ग्रीन के जो ये दो सेट्स हैं क्या इन दोनों के बीच आप अंतर दिखा सकते हो। तो क्या करोगे कि यहां ग्रामेटिकली भी वेल बैलेंस्ड है कि इसके साथ प्रीपोजिशन बिटवीन होना चाहिए, और यहां पर शब्द हम कौन सा फिल करेंगे, डिस्टिंग्विश, जो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, डी। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 83। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 83 को, तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता है अ फिश आउट ऑफ वाटर, आपको क्या कहता है कि अगर इसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या कहेंगे, जलबिन मछली। और जलबिन मछली का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति अगर इनकन्वीनियंस फील कर रहा है, अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, आई एम फीलिंग अ फिश आउट ऑफ वाटर। आप कह सकते हो आई एम फीलिंग हियर जस्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर, मैं यहाँ कैसा महसूस कर रहा हूं,
जैसे कि किसी मछली को अगर पानी से बाहर निकाल लो तो किस तरह की तड़प उसे महसूस होती है कि वो जो है कि नए एटमॉस्फेयर में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती है, ठीक उस तरह का महसूस होना। तो आपको कहता है इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, तब आप क्या कहोगे, फील अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। मतलब क्या हुआ, अपरिचित वातावरण में, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में अनुकूलित न कर पाना, परेशानी महसूस करना के लिए ही जो हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो शब्द क्या है आपका, फिश आउट ऑफ वाटर। देयरफॉर आवर आंसर शुड बी ए। अगर हम आंसर पे आए तो हमारा आंसर क्या है, ए। अब इसके बाद को क्वेश्चन नंबर 84। अब अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को, तो क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। आपको कहता है जो अंडरलाइंड सेगमेंट है और उनमें जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी फ्रेजेस को अंडरलाइन किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस अंडरलाइंड सेगमेंट को चेंज करने की जरूरत है क्या। और आपको लगता है अपनी सूझबूझ से और अपने नॉलेज से और एज पर द सेंटेंस इसे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, इसके बदले किसी अन्य ऑप्शन को रखने की जरूरत है। तो आपको कहता है बताओ ऑप्शन में से वो शब्द कौन सा है। सेंटेंस कहता है द वार्डन पनिश द स्टूडेंट्स। वार्डन ने क्या किया, किसको पनिश किया, उन छात्रों को पनिश किया जो छात्र ने क्या किया होगा। सबसे पहले देखो पनिश्ड यानी क्या हुआ, सेंटेंस का सीक्वेंस है पास्ट का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये पास्ट की कहानी होगी तो सेंटेंस का सारा पार्ट किस में जाएगा, आपको पास्ट टेंस में जाएगा। और सेंटेंस क्या कहता है कि वार्डन ने पनिश किया उन छात्रों को जिन छात्रों ने क्या किया था, रूल एंड रेगुलेशंस, हॉस्टल के जो नियम कानून थे उसका उल्लंघन किया था। उन्हीं छात्रों को वार्डन ने क्या किया है, पनिश किया है, उसको दंडित किया है। तो यहां पर क्या चाहिए आपको, वायलेट्स प्रेजेंट वाला फॉर्म नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए आपको, पास्ट वाले फॉर्म चाहिए। और पास्ट वाले फॉर्म में लाओगे तो वायलेट को बदल करके क्या कर दोगे आप, वायलेटेड। यहां पर हम वायलेटेड को यूज करेंगे और इस तरह से सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वायलेटेड देखो कहां पे है, तो यहां पर क्या करोगे, हु वायलेटेड। देयरफॉर योर आंसर इज बी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपका क्या कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये जिन चीजों को डिफाइन कर रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करने के लिए मैंने इतने सारे शब्दों को यूज किया। अगर इन सभी शब्दों के बदले में अगर मैं सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करता तो बता दो वो शब्द कौन सा होगा। और यहां पर देखो स्टेटमेंट्स कहता क्या है, अ पर्सन हु इंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स। कहने का मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो देखोगे अक्सर सर्कस वगैरह में आपको दिखेगा, या कोई देखोगे कि कहीं पर कोई प्रोग्राम्स हो रहा है, वो व्यक्ति तरह तरह के कलाबाजियां दिखाता है आपको। और वो व्यक्ति कौन होता है, अक्सर आप टेलीविजन वगैरह पर भी प्रसारित होते हुए ऐसे कार्यक्रमों को देखते हो जहां पर व्यक्ति एक बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में तरह तरह के एक्सरसाइज वगैरह करता है, डिफरेंट तरीके से, जो कि उसका बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप, जिम्नास्ट कह सकते हो, ठीक है। जिम्नास्ट शब्द भी इसके लिए यूज किया जा सकता है, या इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोबैट, ठीक है। जो देखते हो क्या कि कभी स्विंगिंग तो कभी बॉडी को सर्टेन डायरेक्शन में मोड़ लेना, जो कि एक कॉमन पीपल के लिए क्या लगता है, अनयूजुअल सा लगता है। तो क्या कहता है, जो अपने दर्शकों को इंटरटेन करता है डिफरेंट, ये रखो क्या कहता है कि फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू, ठीक है, डिफिकल्ट फीट्स के थ्रू, ऐसे व्यक्ति किस नाम से जाने जाते हैं, एक्रोबैट के नाम से जाने जाते हैं। इसी शब्द को हम लोग कह सकते हैं जिम्नास्ट। इसी शब्द के लिए हम यूज कर सकते हैं जिम्नास्ट जैसे शब्द को। इसके बाद देखो जिसको हम कहते हैं कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसके बाद देखो अंतरिक्ष यात्री जिसको आप कहते हो। इसके बाद देखिए परफॉर्मर, कॉमेडियन, इस ये तो यूज नहीं करेंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह के लिए यूज करोगे आप, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, इसके लिए अप्रोप्रिएट शब्द है आपका एक्रोबैट, और हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। और क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि डायरेक्ट नरेशन में मैंने एक सेंटेंस लिख करके आपको दिया है और आपको क्या करना है, पता लगाना है इनडायरेक्ट नरेशन में कौन करेक्टली फॉर्म्ड है गिवन ऑप्शंस में से। अगर इनमें से अगर हम बात करके देखें तो यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, अलास। अलास का मतलब क्या हुआ, दुख के सूचक ये शब्द हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ है। इसके बाद देखो सेंटेंस क्या लिखा गया, आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच। क्या कहता है, बड़े दुख की बात है कि मैंने क्या किया है, अपने भाई की घड़ी को तोड़ दिया है। अब जरा सोच करके देखो, इस चीज को एडमिट जब वो करेगा तो दुख सूचित करते हुए इस चीज को एडमिट करेगा, तब आप क्या कहोगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट
अब यहां पर देखिए सेंटेंस जो शुरू करेंगे तो ये शब्द हमारा हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब ये देखो फर्स्ट पर्सन सेड ही, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन है आपका, ही है, तो क्या करोगे, आई को ही में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ही हैड ब्रोकन, ठीक है, हिज ब्रदर्स वॉच। अब देख लो, एक इंफॉर्मेशन को पकड़ो और बाकी सारे ऑप्शन को चेक कर लो कौन सही है कौन गलत है। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इसके बाद देखो आई की जगह अगर ही होता तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते थे, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड ब्रोकन हिज ब्रदर्स वॉच, ये देखो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं बाकी सी वाले ऑप्शन को देखूं, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही में, बिल्कुल गलत है क्योंकि होना चाहिए हैड प्लस V3 में। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में लाया जबकि होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, देयरफॉर आवर आंसर इज बी। चलो दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 87 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, अब इसको देखो। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स का चुनाव करना है और यह क्या है आपका, एक्सपंज। अगर मैं एक्सपंज के बारे में बात करूं तो एक्सपंज का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनप्लीजेंट और अनवांटेड है, उस चीज को हटाना के अर्थ में हम किसको यूज करते हैं, एक्सपंज को यूज करते हैं। अगर इसी के सिनोनिमसली नहीं बल्कि आपसे क्या पूछ रहा है, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों का चयन करिए। तो किसी भी चीज को जो आप हटाओगे, चाहे वो अनप्लीजेंट हो अनवांटेड हो, इसके बदले में जो शब्दों को लाओगे तो क्या करोगे, एक तरफ से चीजों को हटा रहे हो तो दूसरी तरफ से क्या करेंगे, चीजों का हम एडिशन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐड करना, ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। और अगर आप कहते हो वाइप आउट का मतलब क्या हुआ, हटा दिया जाना। इसके बाद को ड्रॉ का मतलब क्या हुआ, निकालना। ओमिट का भी मतलब क्या हो जाता है, मिटा दिया जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो ड्रॉ हो, ओमिट हो, ठीक है, या कि वाइप हो, ये सारे सिनोनिमसली भले ही यूज कर लिए जाएं, लेकिन अगर हम एंटोनिमसली अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही शब्द आपका फिट बैठता है इस कंटेक्स्ट में, और वो शब्द कौन सा है, ऐड। तो इसीलिए अगर हम ऑप्शन पे आए, अपने आंसर पे आए, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। चलो दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 88 को देखें तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि जो मैंने सेंटेंस लिख करके दिया है, देखो सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है और उस कंटेक्स्ट में गिवन ऑप्शंस में से कौन सा शब्द फिट बैठेगा। तो चलो हम पढ़ करके देखते हैं। इफ यू ब्लैंक्स टू न्यूज ग्रुप्स यू ऑफन गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। आपको क्या कहता है, किसी न्यूज ग्रुप से अगर आप जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, एवरीडे आपको सैकड़ों मैसेजेज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी न्यूज ग्रुप, किसी भी चैनल, किसी भी प्लेटफॉर्म से जब आप जुड़ोगे तो अल्टीमेटली क्या करोगे, आप उसको सब्सक्राइब करोगे। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो यहां पर देख लो क्या कि गिवन ऑप्शन में एकमात्र शब्द है जो अप्रोप्रिएट है इस कंटेक्स्ट में, और आपका आंसर क्या है, ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 89 को देखूं तो यहां पर देखो फिर से आपसे पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखो अनेक शब्द क्या दिए गए हैं आपको, अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। तो क्या कहा जाता है, अक्सर देखोगे मिलिट्री में ये कोड लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, जहां पर मैसेजेस जो सेंसिटिव मैसेजेस होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते हैं, वो कोड लैंग्वेज में भेजे जाते हैं, ताकि अगर किसी दुश्मन के हाथ भी अगर वो लग जाए तो वो ठीक से उसे इन क्या कर पाए, डिकोड ना कर पाए, उस मैसेज को समझ ना पाए, पढ़ ना पाए। तो इसीलिए देखो कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी वर्ड को एक कोड लैंग्वेज में लिखते हो, इनकोड करते हो आप जिस चीज को, उसी के लिए जो यूज किया जाने वाला शब्द आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए कि इसके लिए अगर हम वन वर्ड के तौर पर अगर हम शब्द यूज करें तो वो शब्द कौन सा होगा, तो वो शब्द है आपका साइफर। अब इसके बाद देखो मैथमेटिकल लैंग्वेज में साइफर का मतलब क्या हो जाता है, जीरो को भी नॉमिनेट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, साइफर को यूज करते हैं। इम्ब्लेम आपको पता है कि क्या होता है, प्रतीक या चिन्ह होता है, सिंबल भी वही है। पजल करना मतलब क्या हुआ कि पजल तो आप जानते हो कि रीजनिंग में पजल भी बनाते हो, और पजल करना मतलब क्या हुआ, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो इस तरह से अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे कहा जा रहा है कि मैंने क्या किया है कि यहां पर एक सेंटेंस गिवन किया है और इसको डिफरेंट सेगमेंट में मैंने क्या किया है, विभाजित किया है। और आपसे मैं आशा कर रहा हूं कि बताइए सेंटेंस के किस सेगमेंट में ग्रामर से संबंधित अशुद्धियां हैं। अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो सेंटेंस क्या कहता है, द कंसेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी। कंसेप्ट मुझे इतना क्लियर हो गया आफ्टर माई ट्यूटर शोवेड मी द डायग्राम।
जब मेरे टीचर ने मुझे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया तो कंसेप्ट जो है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। तो सोच के देखिए, यही बात कही है उसने, और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए, यही बात कहने में जिस ग्रामेटिकल टर्म को यूज किया गया है, क्या वो करेक्टली यूज हुआ है या कि इनकरेक्टली यूज हुआ है। अगर इस बेस पे हम देखें तो यहां पर देखो क्या यूज किया गया है, टू मच। ये एडवर्ब सेक्शन का क्वेश्चन है, तब आप क्या देखोगे, दो बातें ध्यान में रखना। अगर टू मच एक्सप्रेशन का प्रयोग करोगे तो इसके बगल में क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए। ठीक है, अगर टू मच का प्रयोग न करके बल्कि आप मच के बाद अगर टू का प्रयोग करोगे, मच टू, तो यहां पर आपको नाउन नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट्स याद रखना, अक्सर बार बार यहां से क्वेश्चन किए जा रहे हैं सीजीएल में। तो यहां पर देखो आप क्या कहते हो, इफ समथिंग इज क्लियर टू यू, स्पष्ट है, इसका मतलब ये कौन सा शब्द है आपको, एडजेक्टिव्स है। और अगर एडजेक्टिव की कैटेगरी में ये शब्द आते हैं तो इसके लिए टू मच का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ये नाउन होता तब टू मच का प्रयोग करते हैं आप। तो इसमें क्या करोगे, टू मच का प्रयोग न करके हम इसमें क्या करें, मच टू का प्रयोग अगर हम कर दें, मच टू का प्रयोग कर दें और तब यहां हम क्लियर रखें, तो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि एरर अगर है तो सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, तो क्या कहोगे, एरर हैज स्क्रैप्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एज एन ऑप्शन टू योर क्वेश्चन। ठीक है, और इसके आंसर के तौर पर अगर आप ऑप्शन का सिलेक्शन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी पार्ट। तो क्या करोगे, टू मच क्लियर की जगह क्या लिखोगे, मच टू क्लियर लिखोगे और सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 91 पे देखूं तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, एंटोनिम, एंटोनिमस वर्ड। एंटोनिम्स का मतलब क्या है, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द। और यहां पर देखो ओबेस का मतलब क्या होता है, मोटा ताजा जो है। वो व्यक्ति जो देखोगे कि बहुत मोटा ताजा है, इसके लिए शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो इसका उल्टा क्या होगा। तो इसका उल्टा तो आपको पता ही है कि इसका उल्टा क्या होगा, स्लिम होगा। बाकी आप ये देख रहे हो कि ये देखो लार्ज अगर है तो साइज में अगर कोई भी चीज बड़ा है तो वो क्या है आपका, लार्ज है। इसके बाद स्टाउट का मतलब क्या होगा, कि क्या कहोगे कि चुस्त दुरुस्त जो व्यक्ति है, जो गोल मटोल है, कहने का मतलब इसे अगर आप सिनोनिम्स के तौर पर यूज करोगे तो ओबेस के सिनोनिमसली आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन एंटीनिमसली एक ही शब्द है जो कि क्या है, स्लिम है। अगर ग्रीजी है कोई चीज, इसका मतलब क्या है, ऑयली है वो चीज, इसका मतलब क्या हुआ, वो तैलीय चीज है। अगर मान लो आप अपने व्हीकल्स को क्या करते हो, ग्रीस करते हो, तो इसका मतलब क्या करते हो, उसके मूवमेंट्स को आप स्मूथ बनाने के लिए एक लुब्रिकेंट्स के तौर पर आप यूज करते हो। तो जो कि क्या होता है, तैलीय होता है और उसकी वजह से चिकनाई आ जाती है। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अब अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 92 को देखूं तो यहां पर देखो फिर से जो कि ये पैराजंबल्स के क्वेश्चन है आपके पास। और जब आप पैराजंबल्स के क्वेश्चन को देखोगे दोस्त, इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि जब आप चारों सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चारों सेंटेंसेस एक ही सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द लिखा गया है। और वो सेंट्रल आइडिया क्या है, नॉस्टैल्जिया। और नॉस्टैल्जिया के बारे में हम लोगों ने पिछले किसी क्यूआईपी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉस्टैल्जिया क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ही के पास्ट की जो मीठी यादें हैं, खास करके सकारात्मक रूप से जो आपके माइंड को बार बार याद आता है, चाहे वो स्कूल टाइम की बातें हो, चाहे कॉलेज लाइफ की बातें हो, चाहे आपके बचपन की बातें हो। ठीक है, जब कभी भी आप प्रेजेंट सिचुएशन में होते हो तो होता क्या कि जब डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे होते हो, तो जब आप अपने पास्ट को याद करते हो, उस सुखद अनुभूतियों को याद करते हो, तो उसकी मदद से प्रेजेंट सिचुएशन को क्या करते हो, ओवरकम करने में आपको मदद मिलती है। तो इसी के बारे में सारी कहानी लिखी गई है। नॉस्टैल्जिया क्या है, तो जब आप नॉस्टैल्जिया के बारे में बात करोगे तब आपको देखोगे कि सबसे पहले नॉस्टैल्जिया क्या है, इसका परिचय आपको देखने को मिलता है बी में। नॉस्टैल्जिया इज अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर वंस पास्ट। मतलब क्या, किसी भी व्यक्ति के पास्ट की ये क्या रहती है, मीठी यादें रहती है। फिर इसी को देखो क्या कि इलेबोरेट क्या किया गया है, इट इज अ सेल्फ कॉन्शियस, परहैप्स बिटर स्वीट बट प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव सोशल इमोशंस। क्या कहता है कि ये जो पास्ट की यादें होती है, जिसमें मीठी यादें भी होती है, कुछ खट्टी यादें भी होती है, और अगर आप ओवरऑल बात करोगे, ठीक है, तो ओवरऑल बात करोगे तो ये एक्सीडिंगली किस प्रकार की यादें होती है, सुखद यादें होती है। इसी चीज को क्या किया है कि बी में देखो सबसे पहले क्या किया है, इसका इंट्रोडक्शन दिया है, इसके बाद फिर क्या किया है डी में, जो कि इसको इलेबोरेट किया है। ठीक है, इसके बाद देखो फिर किसको रखोगे, फिर कहते हो कि नॉस्टैल्जिया हेल्प्स अस मेंटेन अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेटस। और ये नॉस्टैल्जिया जो है कि ये हमें मदद पहुंचाते हैं जिससे कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेटस बना रहे, मन स्थिति बनी रहे, व्हेन काउंटरिंग द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस। मतलब क्या, जीवन के जो है कि कठिन समय में जो नकारात्मक भावनाएं होती है उसको काउंटर
करने के लिए उसको क्या करोगे, उस पर काबू पाने के लिए यही जो कि नॉस्टैल्जिया, जो आपके पास्ट की जो मीठी यादें होती है, इसको कम करने में, इस सिचुएशन को काबू करने में, इस पर विजय प्राप्त करने में ये चीजें क्या करती है, आपको मदद करती हैं। तो यहां पर देखो फिर आप क्या करते हो, ए के बारे में सोचोगे और ए के बाद आप कंक्लूजन के तौर पर क्या कहोगे कि जो कि किसको ले लोगे आप, अब बी डी ए, अब बचा क्या आपके पास सी। द एडेप्टिव फंक्शंस ऑफ नॉस्टैल्जिया आर मेनी विथ वन इफेक्ट बीइंग पेन रिलीफ। क्या कहता है कि अगर इसकी उपयोगिताओं का अध्ययन करोगे, इसकी तो बहुत सारी उपयोगिता है, बहुत सारे यूसेजेज हैं, लेकिन उन्हीं उपयोगिताओं में से एक उपयोगिता इसकी क्या है कि ये जो कि दर्द के समय में जो कि एक क्या कहोगे पेन किलर का काम करता है, एक राहत का काम करता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे किससे, सी से। तो क्या करोगे, बी डी ए सी। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी हमारा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है इस ऑप्शन को। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 93 को देखूं तो क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करें आप। ठीक है, ऑप्शन का चुनाव करेंगे, खास करके अंडरलाइंड पार्ट को आप ये जज करके देखोगे क्या सब्स्टिट्यूट किया जाना जरूरी है क्या। अगर जरूरी है तो कौन सा होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होना चाहिए आपके आंसर, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखो सेंटेंस क्या कहता है, द मिनिस्टर अलोंग विथ हिज टीम मेंबर्स। देखो दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है अलोंग विथ से, और आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की कहानी आपको पता है कि दो सब्जेक्ट अगर अलोंग विथ से जोड़ा जाए, एज वेल एज से जोड़ा जाए, या कि टुगेदर विथ से जोड़ा जाए, तो अक्सर जब हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है आपका, मिनिस्टर। तो मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब का सिलेक्शन करेंगे तो मिनिस्टर सिंगुलर नंबर में तो इज का प्रयोग होगा ही होगा। एक्सपेक्टेड टू अराइव शॉर्टली, इसका मतलब क्या हुआ, मिनिस्टर अलोंग विथ हिज टीम मेंबर्स, मतलब क्या, मिनिस्टर अपने टीम के साथियों के साथ, ठीक है, जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, इस चीज की आशा की जाती है। कहने का मतलब क्या, वो शीघ्र ही मिनिस्टर अपने साथियों के साथ आने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या, द मिनिस्टर अलोंग विथ हिज टीम मेंबर्स इज एक्सपेक्टेड टू अराइव शॉर्टली। इसका मतलब गिवन सेंटेंस पहले से ही आपका करेक्ट है, किसी भी तरह के सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयरफॉर योर आंसर इज ए। चलो आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 94। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 94 को देखूं तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, चलिए इसके बारे में पढ़ के देखते हैं। क्या कहता है कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है जिसको जो कि डिफरेंट सेगमेंट में फिर से मैंने बांटा है, और सेंटेंस को पढ़ करके पता लगाओ आप क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या कि इनकरेक्ट है। और सेंटेंस कहता है कि मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस। मिस्टर राव ने क्या किया है, अपने ही ऑफिस के जो न्यू कमर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, न्यू कमर्स, न्यू कमर्स का प्रयोग हम लोग करते हैं नई आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और जो नए नए ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, न्यू कमर्स। तो कहने का मतलब मिस्टर राव ने अपने ही ऑफिस के जो न्यू कमर है उसको उन्होंने कहा कि इफ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है, और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एज्यूम करो डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस, और एज्यूम जब कर लेते हो तब आप ये भी सोचो कि अगर एजम्पशन में जो आपके सेंटेंस है अगर उसको इनडायरेक्टली अगर कन्वर्ट किया जाए तो सेंटेंस कन्वर्ट होकर के क्या बनेगा। तब आप क्या कहोगे कि देखो मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर। अब ये देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हम इसको मान लें तो ये क्या हो गया आपका सेकंड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या बदलेगा, आपका टेंस बदलेगा। चलो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या इंक्वायर्ड में रहे तो इससे हमें ये हिंट्स मिलता है कि डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस जरूर जो है कि वो क्या रहे होंगे, इंटेरोगेटिव रहे होंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव रहे होंगे तो ओरिजिनल सिचुएशन में उसने पूछा होगा अपने न्यू कमर को, विल यू माइंड वर्किंग लेट टुडे। वो इस तरह से पूछा होगा, विल यू माइंड वर्किंग लेट टुडे, अगर आज रात अगर आप देर तक काम करोगे तो बुरा नहीं मानोगे ना। तो यहां पर देखिए तब सामने वाला क्या कहेगा, न्यू कमर क्या कहेगा, नो सर नो प्रॉब्लम। अगर डेडलाइन नजदीक है, अगर टारगेट को मैच करना है, अगर देर तक काम भी करना पड़ा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम काम कर लेंगे आज देर तक। तो जरा सोच के देखो कि न्यू कमर की तरफ से उसको रिस्पांस क्या मिला होगा, विल यू माइंड वर्किंग लेट टुडे, तो सामने वाला क्या कहेगा, नो सर नो प्रॉब्लम। तो यस और नो में यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो रिपोर्टिंग वर्ब हटेगा तो इफ या वेदर से सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो इफ या वेदर से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो क्या कहोगे, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यूकमर टू हिज ऑफिस। ठीक है, अब ये देखो इफ से सेंटेंस की शुरुआत हो गई। अब इसके बाद क्या करोगे, विल यू माइंड, इसका मतलब इंटरोगेटिव मूड ऑफ द सेंटेंस को हम असर्टिव मूड में चेंज करते हैं। विल यू माइंड को किस में चेंज करेंगे, यू माइंड। ठीक है, अब यहां पर देखो कि विल यू माइंड को किस में करेंगे, यू विल माइंड, और यू विल माइंड करेंगे जब इसका टेंस बदल देंगे
तो क्या हो जाएगा कि माइंड का सेकंड फॉर क्या करोगे, तब जाकर के इसको चेंज जब करोगे तो विल बदल करके इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो क्या करोगे आप कि यहां पर देखो विल के बदले हम क्या करेंगे, यहां पर वुड करेंगे, और इसके बाद देखो जब वुड हो गया तो वुड के बाद फिर यहां पर माइंडेड नहीं करेंगे, ठीक है। ही विल, जब हम यहां वुड कर देंगे तो वुड के बाद क्या आता है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो क्या करोगे, जो भी चेंजेस करोगे तो किस पार्ट में करोगे आप, ठीक है। ही विल माइंड है, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर वर्किंग लेट दैट डे टू हिज ऑफिस, इट मींस एरर हैज क्रेप्ट इनटू द डी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तब आप क्या कहोगे, एरर किस पार्ट में है, तो डी वाले पार्ट में है। चलो आते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो इनोवेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इसके बाद बैरिकेड, इसकी भी स्पेलिंग सही है। इन्फेक्शन जो होने वाले होते हैं, इसकी भी स्पेलिंग सही है। और देखो ये क्या है आपका, प्रीसियस। प्रीसियस की स्पेलिंग आपको पता है, PRECIOUS, प्रीसियस, जिसको आप क्या कहते हो, कॉस्टली यानी कीमती। चलो इसके बाद देखते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 96 फिर से क्या है, एक छोटा सा आपका क्या है, क्लोज टेस्ट। और जब आप इसको अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा एक व्यक्ति के जीवन की कहानी है। और देखो चलो इसको पढ़ करके सबसे पहले समझते हैं इसमें लिखा क्या गया है। तो यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, ठीक है। कसाबा जाघव के बारे में बात की जा रही है। वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट थे। मतलब क्या, वो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वो ओलंपिक मेडल जीतने वाले इंसान थे। इसके बाद देखो फिर क्या कहते हो कि देयर खाली जगह सम फर्स्ट दैट स्टे इन हिस्ट्री फॉर एवर। अब ये देखो क्या कहा जाता है कि अगर जो कि भारत के इतिहास का अध्ययन करोगे या इस वर्ल्ड की हिस्ट्री का अध्ययन करोगे कि देयर आर सम फर्स्ट, मतलब क्या हुआ कि इस दुनिया में या हर क्षेत्र में बहुत सारे लोग पहली पहली बार जिसका आगमन हुआ, और आगमन के साथ ही उसने क्या कर दिया कि जो कि इतिहास की रचना कर दी। और जिन लोगों ने जो कि क्या कहता है कि अपने अपने क्षेत्र में प्रथम आए, इन लोगों में से जो एक इंसान ने इन्हीं के बीच अपनी जगह बनाई, उसी के बारे में मिस्टर जाघव के बारे में बात की जा रही है कि इंडिपेंडेंट भारत के अगर सबसे पहले गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में बात करें तो वो किसके बारे में बात हो रही है, मिस्टर जाघव के बारे में बात हो रही है। और आपको क्या कहता है कि देयर आर सम फर्स्ट, क्या कहोगे, ठीक है, देयर आर सम फर्स्ट दैट स्टे इन हिस्ट्री फॉरएवर। क्या कहोगे, अपने अपने क्षेत्र में अव्वल आने वाले, प्रथम आने वाले, ऐसे ढेर सारे प्रथम हैं जिन्होंने क्या किया, इतिहास रच दिया, जो इतिहास में जो कि हमेशा के लिए अपने नाम को दर्ज कर दिया, ठीक है। इसके बाद को द वन हेल्ड बाय मिस्टर जाघव इज वन ऑफ सच फर्स्ट। और इन्हीं प्रथम आने वालों ने जिन्होंने इतिहास रचा, उन्हीं में से एक कौन है, मिस्टर जाघव का भी नाम आता है। अब चलो यहां से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ता है। ही माइट हैव बीन रेफर्ड टू एज द पॉकेट डायनामो। अगर आप इसको रेफर करना चाहो तो इसे किस नाम से भी बुलाया जाता था उस समय में, पॉकेट डायनामो के नाम से बुलाया जाता था। बट हिज डीड्स ड्वार्फ्ड, लेकिन उसके कर्मों ने क्या किया कि पंगु बना दिया। ये देखो ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, साइज में छोटा या बौना। तो क्या कहता है कि ये जिस क्षेत्र में इन्होंने इतिहास रचा, उस क्षेत्र में पहले से ही बड़े बड़े दिग्गज थे, और उन दिग्गजों को इन्होंने क्या किया कि छोटा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी अचीवमेंट, इन्होंने उस क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि इसके बड़े मुकाम के सामने जो है कि बड़े बड़े दिग्गज के जो कि क्या कहता है कि महत्ता कहो तो उसका इंपॉर्टेंस जो कि इन्होंने क्या किया, कम कर दिया। तो यहां पर क्या कहता है, बट हिज डीड्स ड्वार्फ दोस ऑफ फार, ठीक है, फॉर खाली जगह एथलीस्ट इन हिज स्पॉट। वो जिस खेल को खेलते थे उस क्षेत्र में जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उसके कद को इन्होंने छोटा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी गरिमा, इसकी महत्ता और अपनी महत्ता को जो कि इतना ज्यादा इन्होंने बढ़ा लिया। तो अब जरा सोच के देखो, यहां पर फार का प्रयोग हुआ है, और फार किस चीज को इंडिकेट करता है। अगर इसके बगल में एडजेक्टिव कभी भी आएगा तो ये एडजेक्टिव किस डिग्री का आएगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को ही एम्फसाइज करने के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। तो इसी स्पोर्ट के क्षेत्र में जो बड़े बड़े दिग्गज थे, तो इसका मतलब क्या करोगे, इसके लिए अगर हम दूसरे शब्द का चुनाव करें तो हम बिगर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तब आप क्या करोगे, बिगर एथलीट्स इन हिज स्पोर्ट। अब इसके बाद देखो आगे की कहानी क्या कहती है, सेंटेंस। अब देखो, जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स आफ्टर इंडिया हैड बिकम अ रिपब्लिक, भारत गणतंत्र हुआ उसके कुछ ही साल के बाद, ठीक है, मिस्टर जाघव टुक पार्ट इन 1952 ओलंपिक्स। मिस्टर जाघव ने क्या किया, 1952 में किस ओलंपिक में भाग लिया, इन्होंने जो कि 1952, ठीक है, 1952 में जो ओलंपिक्स हुआ उसमें उसने भाग लिया। और कहां पर, हेलसिंकी फिनलैंड में जो कि इन्होंने जो कि उसमें भागीदारी ली।
एज फंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन वर नॉट रियली अ प्रायोरिटी। अब जरा सोच के देखो कि भारत एक रिपब्लिक बना ही है, उस समय देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी आप सोच सकते हो। और उस समय में हम स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करें या उसको फंडिंग करें, ये जो कि हमारी जो गवर्नेंस रही होगी, हमारी जो सरकार रही होगी, उनकी ये प्रायोरिटी में से शामिल नहीं होगा कि हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन को ओलंपिक गेम्स के लिए क्या करें, कि सपोर्ट करें या उसकी हम फंडिंग करें। मतलब क्या, उस समय हमारे देश के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए स्पोर्ट्स पर्सन को फंडिंग करना प्राथमिकता में से थी नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखो आपको क्या कहा जा रहा है, नॉट अ प्रायोरिटी। ठीक है, ये प्रायोरिटी थी नहीं, वेर नॉट रियली अ priority for a country just finding its fate. Jacob's trip to Helsinki was actually funded by the public. मतलब क्या, वो हमारे देश की स्थिति ऐसी थी नहीं कि अपने स्पोर्ट्स पर्सन को जस्ट आफ्टर बीइंग रिपब्लिक हम उसको फंड कर सकें। तो फिर मिस्टर जाघव को फंडिंग हुई कैसे? तो कॉमन पीपल ने क्या किया कि वो कंट्रीब्यूट किया, फंडिंग की, और उसी फंडिंग के बल पर हेलसिंकी यानी फिनलैंड में जाकर के उसने क्या किया कि जो कि कहां, किस चीज में भाग लिया, 1952 में होने वाले ओलंपिक्स में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, इसके बाद देखो फिर क्या कहते हो कि जाघव हाउएवर खाली जगह हिज वे टू फेम। हालांकि देखो क्या क्या इस तरह से क्या किया होगा, वो स्ट्रगल करके जो कि प्रसिद्धि को प्राप्त किया होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये राहें आसान नहीं थी, गवर्नमेंट भी कैपेबल नहीं थी फंडिंग करने के लिए, और जनसामान्य उसे इतना प्यार करता था कि उन सबों ने मिल करके क्या किया, इस खिलाड़ी को फंडिंग किया। और इस खिलाड़ी ने संघर्ष करते हुए, मतलब क्या कहोगे, तब क्या करोगे, स्ट्रगल्ड हिज वे टू, अब यहां पर देखो फेम, और इस तरह से स्ट्रगल करके जो कि प्रसिद्धि को प्राप्त किए। तो यहां पर देखिए स्ट्रगल करके अपने जो कि क्या कहता है कि इस फेम को हासिल किया उसने। तो देखो स्ट्रगल करने के अर्थ में कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तब आप क्या कहोगे, रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, यहां है स्ट्रगल करना। ठीक है, फेम को प्राप्त किया उसने, बिकमिंग इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक्स, और जो कि स्वतंत्र भारत का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक। ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद जाकर के जो कि रिपब्लिक जब हुआ, इसके बाद पहला इंडिविजुअल कैटेगरी में जाकर के इन्होंने क्या क्या मेडल प्राप्त किया, मेडल विनर निकला। एंड ही खाली जगह ब्रॉन्ज मेडल इन द, यहां पर देखोगे देखिए बैटम वेट कैटेगरी, और बैटम वेट कैटेगरी में जो है कि इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, स्ट्रगल करते हुए आखिरकार इसने क्या किया, एक ब्रॉन्ज पदक जीता इसने। तो जीतना के अर्थ में देखोगे, या तो वॉन शब्द का प्रयोग किया गया तो हम वॉन को लेंगे, अगर वॉन शब्द का प्रयोग ना किया गया होगा तो इसी के अर्थ में सिनोनिमसली कोई ना कोई शब्द का यूज किया गया होगा, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो जरा सोच के देखो, अगर हम अंतिम शब्दों को देखें तो यहां पर देखो क्या करोगे, क्लेम्ड। ठीक है, तब आप क्या कहोगे कि उसने क्या कहा, ही क्लेम्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द बैटम वेट कैटेगरी। फिर क्या हुआ, इस कैटेगरी में जो है कि अपनी ही कैटेगरी में इन्होंने किस प्रकार का पदक हासिल किया, कि ब्रॉन्ज मेडल जो है कि क्या कहते हैं कि उसने हासिल किया। इस तरह से किसी एक खिलाड़ी के जो है कि किस तरह से उसने स्ट्रगल करके प्रसिद्धि को प्राप्त की, उसकी ये पूरी कहानी है। जस्ट आफ्टर इंडिया बिकेम रिपब्लिक, उस समय में फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं था, हमारी कंट्री कैपेबल नहीं थी सपोर्ट करने में, तो हमारे देश के वासी ने कंट्रीब्यूट करके क्या किया कि इसे जो है कि फिनलैंड में होने वाले 1952 ओलंपिक्स में इसे भेजा। ठीक है, इसके लिए राहें भी आसान नहीं थी, स्ट्रगल करके आखिर इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की और अपने क्षेत्र में ऐसा इतिहास रचा कि जिस इतिहास ने जो कि बड़े बड़े दिग्गजों के कद को छोटा कर दिया। चलो इसी डिस्कशन के साथ आज का एनालिसिस हम लोग समापन करते हैं और मिलते हैं इसी चैनल पर फिर कल। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।